हेलो हाय गाइस, मेरा नाम है ज्योति और आपका मेरे चैनल एक्चुअली अकेन पे स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं चीफ की दावत, जिसके लेखक है भीष्म साहनी जी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं चीफ की दावत। पहले पढ़ लेते हैं, फिर एंडिंग में इसका कंक्लूजन निकालेंगे कि आखिर इस स्टोरी में क्या है, कौन से मेन पॉइंट्स हैं। ओके, चलिए। सबसे पहले, सामनाथ और उनकी धर्म पत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत ना थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जोड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले और मिस्टर संसार सिगरेट पर सिगरेट फूकते हुए चीजों को फिर हिस हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, तिरपाई या नैपकिन, फूल सब बरामदे पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंग के नीचे छिपाया जाएगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? इस बात की ओर न उनका और उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर सामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वही रह ले, कल आ जाए। सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हैं, पल भर सोचते हैं, फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया की आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो जाए। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया है। माँ से कहे कि जल्दी ही खाना खाकर शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट ले। सुझाव ठीक है, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोली, जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है, वहाँ लोग खाना खाएंगे, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या माँ को कह दूंगा कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहे या क्या। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले। 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक करते रहते हो। सामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली ये भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वह जाने। मिस्टर सामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का ना था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी को ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह से लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होते देखकर माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर से बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुविधे से चल जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना बेटा, तुम तो जानते हो माछ मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो, अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे बैठना, फिर जब हम यहाँ से जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखती रही, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटे की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूँ, नाक से सांस नहीं ली जाती। मिस्टर सामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकले तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। शोभ और क्रोध में वे झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो। तो माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांग ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, ये खाट नहीं है। माँ ने टांग नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते नंगे पैर नहीं घूमना, ना ही वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी ये खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनेगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूं। मिस्टर सामने सिगरेट मुंह में रखे, फिर अध खुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। सामनाथ हर बात में तरबीज चाहते हैं। घर का सब संचालन उनके हाथ में था।
खुटिया कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग का पर्दा लगाया जाए, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। सामनाथ को चिंता थी इसकी अगर चीफ का साक्षात्कार माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो माँ। पहन के आओ तो जरा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यहाँ माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपने स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कहो। अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे। पहले से ही कुछ कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ी वूड़िया हो तो वो भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़िया कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। ये वाक्य सामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोला, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है। जो जेवर बिका सो कुछ बनकर ही आया हूँ। निरा लंडूरा तो नहीं लौट आया। कितना दिया था, उससे दुना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी। मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। सामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बनकर नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर निकले तो कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं ना पढ़ी ना लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी, तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं है। वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धड़क धड़क करने लग गया। अगर चीफ सामने आ गया तो उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती है, यह तो अमरीकी है, ना मालूम क्या पूछे। मैं क्या कहूँगी। माँ का ही जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर टांगे लटकाए वे बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चली जाए। सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रॉ में बह रहा था जिस रॉ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट ना थी, कोई अड़चन ना थी। साहब को विक्सी पसंद आई थी। मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे। सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था। कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए। सब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लगे थे। दफ्तर में जितना रौब रखते हैं, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओतप्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर से हिलाती, और सामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बात कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही नहीं चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे सामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ सहसा ठिठर गए। जो दृश्य उन्होंने देखा, उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर से सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर जो की तो बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए थे और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था। मुंह में लगातार गहरे खराटे की आवाज आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खराटे और भी गहरे हो उठते, और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से सिरक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही सामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे, फिर उन्हें कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंसती। इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने खड़े लतने लोगों को देखकर ऐसे घबराए कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखते ने
लगी। उसके पाँव लड़खड़ाने लगे और हाथ की उंगलियां थरथर कांपने लगी। माँ, तुम जाकर सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही हो? और खिसखिसिया और खिसियाई हुई नजरों से सामने चीफ के मुंह की ओर देखने लगा। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वही खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटे हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुआ था, दूसरा बाहर ठीक तरह से नमस्ते भी ना कर पाए। सामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ, हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। सामने दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं ही नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है। दायां हाथ मिलाओ। मगर तब चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे, हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हो डू डू। एक बार फिर कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली। लोग हंसने चहकने लगे। सामनाथ के मन का शोक भी कुछ कुछ कम होने लगा। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए आपसे लग जाती हैं। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टिकटिकी बांधते देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतना रीझ ही कहा है। नहीं गाओगे तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्थर आने दो, अनारा दे। देसी अफसर और उनकी स्त्री ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कहीं पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना सवाल ही ना उठता था। मैं बैठ गई और क्षीण दुर्बल और लर्जती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरिया नी मैया, हरिया ने भैया, हरिया ते भागी भरैया। देसी स्त्रियां खिलखिलाकर हंस उठी। 3 पंक्तियां गाकर माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों की गूंज से उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही ना करते थे। सामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है। सामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओह बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकान की चीजें नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं। सामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती है और फुलकारियां बनाती है। फुलकारी क्या? सामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने का असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोला, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है। माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी। जगह जगह से उसके कागज टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर सामने बोले, ये फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देंगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही फुलकारी बना दोगी ना। माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नजर कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए सामने साहब को बोले, मैं जरूर बना देंगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबकी नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने के देर थी कि आंखों में झल झल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती और वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हो। माँ ने बहुत तेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही न आते थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी आंखें फाड़ी दीवार को देख रही थी।
घर का वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की नतबस्तता सामनाथ के घर में छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों की खनकने की आवाज आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाजा खोलो। माँ का दिल बैठ गया। हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ, कितनी देर से आपने आपको कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वह ऊँघने लगे। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजे खुलते ही शामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ आया और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुए कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमटकर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। मैं कब से कह रही हूँ। सामनाथ को झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पोशाक पर फिर तनाव और उनकी पेशानी पर फिर से तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट आई। क्या कहा माँ? यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया। अब यहाँ क्या करूँगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी है भगवान का नाम लूंगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा देकर यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब, खुश होकर तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई। फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश हो गया। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊंगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है। मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उसकी झुर्रियाँ भरा मुंह खिलने लगा। आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर सामनाथ, अब सो जाओ माँ, कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। तो गाइस, यहाँ पे कहानी खत्म होती है। अगर आपने इस कहानी के बीच का इमोशन पकड़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पकड़ा तो मैं बता देती हूँ। अच्छी बात रहेगी ना, बता देती हूँ। तो देखिए, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो औरत का बेटा है, यानी कि इसमें जो बूढ़ी अम्मा है या फिर जो भी माँ है, ठीक है, उसका जो बेटा क्या है, थोड़ा रौबदार है। वो क्या है, सबके ऊपर कब्जा, मतलब कि ऑर्डर, सबके ऊपर ऑर्डर करता है, ठीक है। और अपनी माँ को माँ नहीं मानता है। माँ नहीं मानता है मतलब कि बस काम बनता रहना चाहिए, ठीक है। समाज के सामने अपने आप को ऐसा शो करना चाहता है कि मैं जो हूँ अपनी माँ की बहुत केयर करता हूँ, और लेकिन वो अपनी माँ को सिर्फ और सिर्फ एक इस्तेमाल की वस्तु समझता है और कुछ नहीं। अब माँ से जब उसे काम पड़ता है वो तभी बात करता है, ठीक है। ऐसे अपनी माँ के हिस्से में कुछ नहीं सोचता। देखो, जब वो बूढ़ी अपनी बूढ़ी सहेली के यहाँ जाने जाती है तो वो वहाँ जाने भी नहीं देता है, इस डर से कि उसका घर में वापस आना शुरू हो जाएगा। उसकी माँ कहती है कि मेरे को हरिद्वार भेज दे, तो हरिद्वार भी नहीं भेजता। मेरा गला खराब हो रहा है। तो वो हरिद्वार भी नहीं भेजता। क्या कहता है कि क्या बताना चाहती हो समाज वालों को कि मैं जो हूँ अपनी बूढ़ी माँ की केयर भी नहीं कर सकता, उसे हरिद्वार भेज दिया, ठीक है। उसका खर्चा पानी नहीं उठा सकता, उसके साथ रह नहीं सकता ऐसे। तो वो समाज के बारे में सोचता है, ठीक है ना, कि लेकिन वो अपनी माँ को बिल्कुल वैल्यू नहीं देता। जब उसके साहब जी आ जाते हैं, ठीक है, चीफ आते हैं घर पे खाना पानी करने, तो वो अपनी माँ को क्या कहता है कि तुम जो है ना कोठरी में चले जाना, तो उठा के फेंक दूँ। तुमने देखा, सॉरी, आप लोगों ने देखा ना कि आखिर कैसे वो बात करता है कि जब उसकी माँ इंतजार करते करते कुछ देर बैठे बैठे सो जाती, तो वो कहता है कि उसका मन तो किया कि वो अभी माँ को धक्का देके उठा दे और उनके ऊपर गुस्सा करे। और वो हर एक एक बात पे अपनी माँ के ऊपर गुस्सा करता है, और उसकी माँ ने अपने सारे जेवर बेच दिए उसकी पढ़ाई के लिए, फिर भी उसको ऐसा एकदम कोई उसे शर्मिंदगी नाम की चीज ही नहीं है, उसे ऐसा फीलिंग नहीं होता है कि वो कुछ काम करे। सच्ची में कहूँ, ऐसे निकम्मा नालायक टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। अपनी माँ को बिल्कुल वैल्यू नहीं देना। तो यहाँ पे इस स्टोरी की जो मोरल वैल्यू है वो यही है कि ये जो चीफ की दावत में
एक बेटा है, अपनी माँ को कतई वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है। बस इसकी यही कहानी, एक मार्मिक स्टोरी, ठीक है, मार्मिक स्टोरी है। चीफ की दावत एक मार्मिक कहानी है जिसमें एक पिता और सॉरी बेटे और माँ के मध्य की एक स्थिति है जो कि आज के समय में हर घर में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। आज के टाइम पे ऐसी स्थिति हमें हर घर में देखने को मिलती है। बेटा बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है और फिर शादी होने के बाद माँ और बेटे में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कभी कभार पिता में भी आ जाती है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन आजकल के टाइम पे हमें हर घर में देखने को मिलती है। ओके गाइस, इससे ज़्यादा मैं अब नहीं बोल सकती, मेरा गला टू मच हो गया है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।